वेलकम टू दासु एकेडमी। शुरू करते हैं आज का बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसका पार्ट 12 है। ऑलरेडी 11 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन सब वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर कई बार देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हों। और एक बात आप लोग के लिए और है, जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं उनको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे जुड़ लें, ऐड हो जाएं उसमें। और जिनको कोई क्वेरी हो तो वो हमारे जो मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर आप मेल कर सकते हैं या आप कमेंट में कुछ करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफ़ी सुंदर सा और अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और वहाँ पे चूँकि शॉर्ट फॉर्म देता है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये देता है। ठीक है, व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ एसबीआई। एसबीआई की टैगलाइन क्या है ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है। चूँकि द नेशन बैंक ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे, ये इनकी पूरी इतनी बड़ी टैगलाइन है। बट वहाँ पे सिर्फ इतना देते हैं, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है, ये टैगलाइन वहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा याद रखिए और साथ में प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स भी याद रखिए। तो ये एसबीआई की टैगलाइन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मैंने आपसे इस चीज़ को शेयर किया है। स्टूडेंट, आपसे एक चीज़ मुझे यहाँ और कहना है कि क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चाहे वो बैंक को लेकर पूछा जा सकता है या डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन के हर फॉर्म के लिए आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हों। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच बैंक इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ इमेजिनरी फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मेकिंग यूज़ ऑफ डेटा फ्रॉम सैटेलाइट टू एसेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फॉर्मर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन सा बैंक इनमें से है जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से एक काल्पनिक यूजेस कर रहा है और वो डेटा बनाने के लिए जो हमारी फॉर्मर क्रेडिट है योग्यता का, उसका मतलब क्या करता है, आकलन करता है, एसेस करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो ऐसा कर रहा है? वो बैंक है आईसीसीआई। आईसीआईसीआई ये बैंक है। आपका आंसर होगा आईसीआईसीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप कमेंट में करके बताएं, और इसके चेयरमैन कौन है ये भी बताएं। Who has been recently appointed the chairman of the International Financial Service Center Authority, IFSCA का अध्यक्ष कौन बनाए गए अभी हाल ही में? तो वो बनाए गए हैं इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास को IFSCA का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किसके हैं? सिडबी के अध्यक्ष हैं, सिडबी। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और आप यहाँ ये बताएं कि हसमुख अदिया ये किस ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, ये भी आप कमेंट में करके बताएं। रिसेंटली अ पेमेंट अकाउंट सर्विस नेम्ड भविष्य। भविष्य नाम का अभी हाल ही में एक बचत खाता सेवा शुरू किया गया है। हैज़ बीन स्टार्टेड बाई विच पेमेंट बैंक फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। यानी जो 10 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, इस आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी भविष्य नाम का एक सेविंग बैंक अकाउंट सर्विस शुरू की गई है। वो किस पेमेंट के बैंक के द्वारा शुरू की गई है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और गूगल पे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये समझ लो कि जो भविष्य नाम का सेविंग अकाउंट है जो बच्चों के लिए जो 10 to 18 ईयर्स के होंगे, वो शुरू किया गया है फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, यहाँ पे आप बताएं फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर और इसके एमडी और सीईओ कौन है, ये दोनों चीज़ें आप बताएं। एयरटेल पेमेंट बैंक का भी बताएं, दोनों चीज़ें बताएं, एमडी और सीईओ कहाँ पे हैं। और पेटीएम का भी बताएं। ठीक है, गूगल पे का भी बताएं। आप सर्च करें और सर्च करके सारी चीज़ें आप मुझे बताएं। व्हाट इज़ द न्यू एग्जम्पशन लिमिट फॉर बिजनेस टू रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी। अगर आप नए व्यापारी हैं और जीएसटी के लिए रजिस्टर करते हैं तो जो उसमें एग्जम्पशन दी जाती है, कितनी छूट की सीमा रखी गई है ये? ठीक है, ये है 40 लाख, यानी 40 लाख रुपए की अगर आपका बिजनेस होता है 40 लाख तक का, तो वहाँ पे आपको कोई जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ तक आपका छूट है। इसके ऊपर आप करोगे तो वहाँ पे जीएसटी टैक्स लगेगा। द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली ज्वाइंड द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम एज एन ऑब्जर्वर। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में जो ऑब्जर्वर के रूप में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अभी शामिल हुआ है, उसको इंक्लूड किया गया है। WTO, ADB, IMF, NDB। तो यहाँ पे जो शामिल हुआ वो ADB शामिल हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक ऑब्जर्वर के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप और बताएं कि जैसे ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके हेड कौन है, इसके चेयरपर्सन कौन है, ये आप बताएं। देखिए, WTO को बताता हूँ कि WTO क्या था। WTO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक जनरल काउंसिल हुई थी
उसमें एक एशियाई देश है जिसको ऑब्जर्वर के रूप में लिया गया था। तो डब्ल्यूटीओ की जो जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें जो ऑब्जर्वर की लिया था वो तुर्कमेनिस्तान को लिया गया था। तो ये भी याद रखें, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके हेड कौन है ये आप मुझे बताएंगे। बात करेंगे आईएमएफ की, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। इसने करीब अभी कोविड पेंडेमिक के दौरान जो है सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ऋण जो है 4.3 बिलियन, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो ये भी आप याद रखें। अमेरिकी डॉलर कम से कम मतलब सबसे ज़्यादा है, अब तक का सबसे ज़्यादा मतलब लोन दिया है, किसको दिया है? दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को इसने दिया। आईएमएफ ने। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है कोविड-19 के ड्यूरिंग कितना सबसे ज़्यादा ऋण दिया गया किस कंट्री को, यानी साउथ अफ्रीका को, और 4.3 मिलियन ये दिया गया है। स्टूडेंट यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा कि डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है ना वो जिनेवा में है और मैंने आपको वाशिंगटन डीसी बताया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप ये नोट करें कि डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, बल्कि जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये मैंने आपको बताया है। बट डब्ल्यूटीओ का मैंने गलत बताया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये मुझे बताएं। न्यू डेवलपमेंट बैंक है और इसके हेड कौन है? तो लगभग जो भी आपको इन सब के बारे में पता है वो आप मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे एक चीज़ें मैं आपको और बता दूँ कि अभी जो है इंडिया के द्वारा किस कंट्री को, ठीक है, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौता किया गया था, ये मैंने आपको बताया था। तो वो कंट्री है श्रीलंका, यानी इंडिया ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है श्रीलंका के साथ। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए और पढ़ते रहिए, जानते रहिए। यहाँ पर एक फ़ंड की स्थापना की जा रही है और सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा, जिसका नाम है पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड, यानी इसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड कह सकते हैं। तो सेंट्रल कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि इस तरह का एक फ़ंड डेवलप किया जाएगा जो पशुपालन के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए की मतलब सैंक्शन किया है? तो 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इस बुनियादी ढांचा फंड के लिए सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है कि इससे स्थापना होगी और जो हमारा पशुपालन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा इस फंड के द्वारा। 15,000 करोड़। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड द लोन टू कंस्ट्रक्ट द मॉडर्न हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बिल V80 एट 2 किलोमीटर लॉन्ग। कहने का मतलब है एडीबी के द्वारा अभी एक आधुनिक हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है जो 82 किलोमीटर लॉन्ग होगा, लंबा होगा, ठीक है। बट ये कहाँ से कहाँ शुरू किया जा रहा है? ये शुरू किया जा रहा है दिल्ली से मेरठ, ठीक है। काफ़ी मतलब 82 किलोमीटर लंबा है, काफ़ी नहीं कह सकते हैं। तो ये अभी नया है चूँकि इसके निर्माण एडीबी कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा है कि एडीबी का हेडक्वार्टर और इसके हेड कौन है, यानी चेयरपर्सन कौन है, ये दोनों आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। Under the economic package self-reliance campaign announced by PM Narendra Modi, the definition of micro, small, medium enterprises has been changed. Now the enterprises with investment up to how much rupees have been classified as a micro enterprises। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी जिसको आत्मनिर्भरता अभियान कहा गया है, सेल्फ रिलायंस कैंपेन कहा गया था, ठीक है। इसमें जो एमएसएमई है, एमएसएमई जिसको माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बोलते हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट पहले कितना किया जाता था तो उसको मतलब अब चेंज किया गया है। तो यानी माइक्रो में कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो में हम लोग कर सकते हैं 1 करोड़। यहाँ पे आपको ये बताना है कि स्मॉल में कितना है और मीडियम में कितना है। तो ये दोनों आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं, क्योंकि देखिए आप भी सर्च करेंगे तो आपको भी काफ़ी आंसर मिलेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और बताइएगा कि मीडियम में इससे पहले कितना था, माइक्रो में इससे पहले कितना था, क्योंकि अभी तो 1 करोड़ है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं, निवेश कर सकते हैं आप माइक्रो में। इससे पहले कितना था, ठीक है, 10 लाख था या 50 लाख था, इन दोनों में से बताएं क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है ये। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब विदेशों से कौन सा देश सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, विच कंट्री हैज़ बीन द लीडर इन 2019-20 इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग मनी फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। मतलब विदेशों से सबसे ज़्यादा कौन मनी रिसीव करता है, तो वो है इंडिया, ठीक है। यानी भारत जो है सबसे ज़्यादा विदेशों से पैसा मतलब जो यहाँ से जाते हैं बाहर, वहाँ काम करते हैं और वहाँ से यहाँ पैसा सेंड करते हैं अपने कंट्री को, ठीक है, अपने परिवारों को, तो वो है इंडिया। और इंडिया में कौन सा स्टेट है, वो है केरल। केरल सबसे ज़्यादा जो है रेमिटेंस पाता है, सबसे ज़्यादा प्रेषित जो धन बाहर से आते हैं वो केरल राज्य में आते हैं। तो ये भी आप याद रखें, कभी कभी स्टेट भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में GR चिंताला को, ठीक है, किस संगठन का नया चेयरमैन बनाया गया है? रिसेंटली GR चिंताला विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन, तो वो बनाए गए हैं नाबार्ड के, ठीक है। नाबार्ड का पूरा नाम बताइए और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी बताइए। चेयरमैन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये दोनों कमेंट में करके बताइए।
और एक बात और, अगर आप बताना चाहते हैं तो सिडबी, सेबी, एडीबी और एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट, इन सब का भी हेडक्वार्टर, उनके हेड जरूर बताएं, क्योंकि कभी कभी आपसे नहीं, हमेशा पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये भी आप सर्च करें और कमेंट में करके बताएं। आफ्टर द मर्जर ऑफ बैंक, हाउ मेनी कॉमर्शियल बैंक आर करंटली इन द पब्लिक सेक्टर इन द कंट्री। मतलब अभी ढेर सारे बैंकों का मर्जर किया गया है, लगभग काफ़ी बैंकों का मर्जर कर दिया गया है। तो अब कुल कितने वाणिज्यिक बैंक हैं, कितने कॉमर्शियल बैंक हैं, टोटल कितने हैं? तो वो हैं टोटल 12। अब टोटल 12 बैंक बचे हैं। पीएसबी की हम बात करते हैं तो ये टोटल 12 बैंक हैं, और अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं टोटल 22 बैंक हैं। ये सारे डेटा आपके आरबीआई की वेबसाइट के लिए गए हैं, तो काफ़ी मतलब अथेंटिक है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे समझ लीजिए जो हमारा अभी पब्लिक सेक्टर का बैंक है वो टोटल अब 12 बचा है, और प्राइवेट में टोटल 22 हैं। और अगर हम पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक की बात करते हैं तो टोटल 16 है। सारी चीज़ें आप नोट कर लें। और आरआरबी कितने हैं टोटल? तो कुल आरआरबी जो बचे हैं वो 45 हैं, ठीक है। पहले 75 हुआ करते थे, अब 45 आरआरबी हैं, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और फॉरेन बैंक कितने हैं इंडिया में? 44, 44 बैंक इंडिया में फॉरेन बैंक है। और जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक कितना है? 39, ठीक है, 39 कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये सारे डेटा आप एक जगह नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे जो है आरबीआई की वेबसाइट से लिए गए हैं। तो ये थे आपके कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए। तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।